बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में आपका सेकेंड ईयर का जो यूनिट डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो आइए बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें आप मूविंग चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं बात को आगे लेके चलूँ, एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त एग्जिस्ट कर रही होती है, चाहे चार्ज मूव कर रहे हों या ना मूव कर रहे हों, उनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन चार्जेस के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसी वक्त पैदा होती है जब चार्जेस मूव कर रहे हों। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नॉर्मली एग्जिस्टेंस का वर्ड यूज किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्मली प्रोडक्शन का वर्ड यूज किया जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये कॉन्सेप्ट पेश किया था हैंस ऑर्स्टेड ने कि जिसके मुताबिक जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द क्या सेटअप हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। किस शक्ल में सेटअप होती है? सर्कुलर फॉर्म में। फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। और याद रखिएगा कि किसी वायर जिसमें से करंट पास कर रहा हो उसके गिर्द एक सर्कल नहीं बनता, इन्फिनिट सर्कल बनते हैं। ये तमाम सर्कल्स कंसेंट्रिक होते हैं, यानी इनका सेंटर कहां पे लाई कर रहा होता है? वायर पे लाई कर रहा होता है। वो अलग बात है, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर पाथ का रेडियस तो ज्यादा होता जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी एंड वाइस वर्सा। जाहिर सी बात है, करंट उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता रहेगा जब तक करंट फ्लो करता रहेगा। जो ही करंट फ्लो करना क्या होगा, खत्म होगा, वायर के गिर्द पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड या बी भी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट करें कि मेरे पास एक वायर है कि जिसमें से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, तो इसके गिर्द तो बहुत सारे क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड्स वाले सर्कल्स पैदा हो गए। उनमें से मैंने एक सर्कल आपके सामने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है कि जिसपे कोई पॉइंट पी है, कि जिसका वायर से फासला आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। रिमेंबर, ये आर इस पी पॉइंट का वायर से फासला भी है और ये आर इस मैग्नेटिक सर्कल का रेडियस पी है। तो अगर मुझे कोई कहे कि इस पी पॉइंट पे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आगे जाके तफसीली बहस करूंगा। आई वायर में से पास होने वाला करंट, 2 ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, पाई 3.14 रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस लेंथ टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और आर मैं पहले ही बता चुका हूं कि वायर का पी से फासला है या इस मैग्नेटिक सर्कल का रेडियस है। तो एक बात तो आपको काफी क्लियरली दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे वायर में से करंट ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होती जाएगी। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो सर्कुलर फॉर्म में पैदा होती है। तो सर्कल तो दो तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सवाल पैदा होता है कौन सा सर्कल होगा, तो इसके लिए यानी डायरेक्शन ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। इस रूल के मुताबिक फर्स्ट करें, ये एक वायर है कि जिसमें से नीचे से ऊपर की तरफ क्या फ्लो कर रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैं इस करंट के अलोंग अपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ का स्ट्रेच्ड थंब यूं रखूंगा कि थंब की डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जब मैं अपनी फिंगर्स को पाम यानी हथेली की तरफ क्या करूंगा, रोटेट करवाऊंगा, तो फिंगर्स की ये रोटेशनल मोशन मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। मसलन अगर ये मेरे पास एक वायर है कि इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब मैं इस वायर को ऊपर से देखूंगा तो करंट किधर आ रहा है, नीचे से ऊपर यानी मेरी तरफ आ रहा है। तो ये आ गया थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब मैं अपनी उंगलियों को क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, तो ये आपको कैसे रोटेट होती दिखाई दे रही है, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर वायर में से गुजरने वाला करंट अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, रिवर्स करेगा, तो वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये रूल कन्वेंशनल करंट के लिए है जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, कि जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अगर एक्चुअल
या रियल या इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाए जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, तो रूल अपना आंसर रिवर्स कर देगा। मसलन ये जो भी मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की, अगर इसमें नीचे से ऊपर कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है तो ऊपर से देखने से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई दी थी, अगर आपको याद हो, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा होता, लेकिन कौन सा करंट होता, इलेक्ट्रॉनिक यानी रियल या एक्चुअल करंट होता, तो फिर यही मैग्नेटिक फील्ड आपको ऊपर से देखने से क्लॉकवाइज दिखाई देनी थी। इसमें कुछ रिजल्ट्स जो एमसीक्यूज के लिए फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो मैंने यहां पे लिख भी दिए हुए हैं कि जब एक मैग्नेटिक कंपास कहां पे पड़ी हो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, तो उस पर सिर्फ क्या लगता है, टॉर्क। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक कंपास है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो आपको पता है मैग्नेटिक कंपास का एक पोल क्या होता है, नॉर्थ, और दूसरा क्या होता है, साउथ। तो इसके दोनों किनारों पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर देगी, जिसके नतीजे में कपल की वजह से इस कंपास में सिर्फ क्या पैदा होगा, एक टॉर्क पैदा होगा। लिखा भी हुआ है व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, इट एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क। लेकिन अगर मैग्नेटिक कंपास कहां पे प्लेस हुई हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हुई हो, तो फिर याद रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके दोनों किनारों पे दो मुख्तलिफ फोर्सेस लगेगी। ठीक है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकती है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के सेम नहीं होंगे। लिहाजा ऐसी जो कंपास है उस पर टॉर्क भी लगेगा और उस पर क्या लगेगी, फोर्स भी लगेगी। सो आई रिपीट, व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म बी, देन इट एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क। When magnetic compass is placed in non-uniform magnetic field, then it experiences both torque and force. एक MCQ देखिएगा, a current is flowing in a straight conductor vertically upwards. The direction of magnetic field when seen below the conductor is. Option A anti-clockwise, option B clockwise, option C into the page, option D out of the page. अब इसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और वर्ड कौन सा यूज हुआ हुआ है, करंट का। जब करंट से पहले कुछ भी ना मेंशन हो तो हमेशा कौन सा करंट अस्यूम होता है, कन्वेंशनल करंट अस्यूम होता है। लेकिन दूसरी अहम बात क्या है कि अब आपने इस कंडक्टर को ऊपर से नहीं देखना, नीचे से देखना। सो फिर वही कंडक्टर यूं पड़ा हुआ है, उसमें कन्वेंशनल या करंट किधर फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, राइट हैंड रूल। जब मैं करंट की डायरेक्शन में अपना स्ट्रेच्ड राइट हैंड का थंब रखूंगा और ऊपर से देखूंगा, तो ऊपर से देखते हुए मुझे फिंगर्स कैसे रोटेट होती दिखाई देंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर से देखते हुए मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में आपने ऊपर से नहीं देखना, आपने वार को नीचे से देखना है। तो याद रखिएगा कि अगर ऊपर से देखने से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे से देखने से आपको वही मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी, क्लॉकवाइज। जब देखने का रेफरेंस चेंज होगा, मैग्नेटिज्म अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता दिखाई देगा। अगला एमसीक्यू देखिएगा, when a current of 2 ampere passes through a conductor, then the magnetic field at a distance of 10 centimeter from the conductor is, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, B equals म्यू नॉट I over 2 pi r म्यू नॉट 4 pi इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो करता दिखाई दे रहा है, 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, सो इज पाई। और y से फासला कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 10/100। कुछ कैंसिलेशंस, कुछ कैलकुलेशंस, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। ये जो 0 है ये ऊपर चला जाएगा और जाके -7 को क्या कर देगा, -6। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, जो आपको किस में दिखाई दे रहा है, चार्ली ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला काम है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। इसका मतलब एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी होगी, क्योंकि उसमें से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। दूसरा, आपने उस पर एक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी हुई है, तो कंडक्टर एक है और इस पर मैग्नेटिज्म कितने लग रहे हैं, 2। एक उसका अपना और दूसरा जो आपने उस पर क्या किया, अप्लाई किया है। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जब भी इस किस्म के दो मैग्नेटिज्म्स
एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो कंडक्टर पे नतीजतन एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है। ये फोर्स कंडक्टर में से फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान बनने वाले एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये चारों रिजल्ट्स आपस में मिलते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाता है, एफ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है, साथ में कांस्टेंट क्या आता है के, जो जब आप ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं तो क्या हो जाता है 1, दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एफ इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा के, जिसकी वेक्टर फॉर्म होगी ये एफ वेक्टर इक्वल्स आई एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मसलन जब थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, जब थीटा 30 होगा तो फोर्स मैक्सिमम फोर्स का हाफ हो जाएगी चूंकि साइन 30 1/2 होता है, और जब थीटा 45 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम फोर्स से स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कम हो जाएगी चूंकि साइन 45 1/√2 होते हैं। इस फॉर्मूला में जो मैंने आपके साथ शेयर किया एफ इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा, इस फॉर्मूला में बी जो कि अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो बी किसके बराबर आएगा, एफ ओवर आई एल साइन थीटा। अब अगर आई क्या हो जाए 1, एल क्या हो जाए 1 और थीटा क्या हो जाए 90, तो ये सारा फैक्टर गायब हो जाएगा। तो बी देखें किसके बराबर आपको आता दिखाई दे रहा है, एफ। इसका मतलब बी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स ही होती है, जो उस कंडक्टर पे कब लग रही हो कि जब उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, कंडक्टर की लेंथ क्या हो 1 मीटर, और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो। या इसको यूं भी बोला जा सकता है, फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरिंग अ यूनिट करंट प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द एक्सटर्नल और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब बी का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है टेस्ला, जो किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर में, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है गॉस, और रिलेशनशिप क्या है कि 1 गॉस किसके बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के। अब आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस के। मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उसका फॉर्मूला भी देख लिया, एफ इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा। मुख्तलिफ एंगल्स पे ये भी देख लिया कब मैक्सिमम होगी, कब हाफ हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब हमने देखना है कि इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जब कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो बाज दफा वो कंडक्टर को मूव करवाएगी भी, तो सवाल पैदा होता है किधर को मूव करवाएगी। तो उसके लिए कुल मिला के 3 पॉसिबल रूल्स हैं, और तमाम रूल्स एक ही रिजल्ट देंगे, आपकी मर्जी है आप जो सा मर्जी रूल अप्लाई कर लें। पहला कहलाता है राइट हैंड पाम रूल, जिसके मुताबिक जब आप अपने दाएं हाथ को पूरा स्ट्रेच करते हैं तो थंब किसको शो करता है, करंट की डायरेक्शन को, उंगलियां किसको शो करती हैं, अप्लाइड मैग्नेटिज्म को, और ये जो हथेली है पाम है इसका वेक्टर एरिया किसको शो करता है, कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स को। दूसरा रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड पे अप्लाई होगा, जिसमें आपको अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को ऐसे रखना पड़ेगा कि तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देन याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका, एफ बी आई, थंब किसको शो कर रहा है, एफ को यानी मैग्नेटिक फोर्स को, ये फिंगर किसको शो कर रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो मिडिल फिंगर है ये किसको शो कर रही है, कंडक्टर में से पास होने वाले करंट को। और तीसरा जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट का, वो है कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो थंब आपको फोर्स देगा। एक सिचुएशन पे तीनों रूल लगा के देखें जरा। फर्स्ट करें, आपके पास एक कंडक्टर है कि जिसमें से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, और इस पे हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई की है। तो सवाल पैदा होता है इस पे फोर्स किधर को लगेगी। तो इन तीनों रूल्स को बारी बारी लगा के देखते हैं। थंब किस, पहले रूल के मुताबिक थंब किसको शो करता है, करंट को, तो दिस इज करंट। उंगलियां किसको शो करती हैं, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो किधर को जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ये आ गया थंब, ये आ गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखें कि जो हथेली है, जो पाम है, उसका वेक्टर एरिया आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ। तो इस कंडक्टर पे फोर्स किधर को लगेगी, बाहर की तरफ, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द व्हाइट
बोर्ड। इसी सिचुएशन को लेफ्ट हैंड रूल से करें, FBI, तो ये फिंगर किसको शो करती है, अप्लाइड मैग्नेटिज्म को। ये फिंगर किसको शो करती है, फ्लो करने वाले करंट को। और थंब किसको जो आपको बताएगा या शो करवाएगा, लगने वाली फोर्स को। तो ये देखिए, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर करंट, और थंब किधर जाता आपको दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ। तो अगेन फोर्स आपको किधर लगती दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ। और अब तीसरा रूल भी लगा के चेक कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, कि जिसमें आपने अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को लेंथ या करंट से अप्लाइड डी की तरफ रोटेट करना होता है, तो थंब आपको आंसर देता है। तो ये कंडक्टर की लेंथ है या करंट है। तो जब मेरी राइट हैंड की फिंगर्स करंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, तो थंब आपको फिर किधर जाता दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ। तो एक ही सिचुएशन पे आप जो मर्जी रूल लगा लें, अगर आपने रूल सही लगाया तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन इसमें फिर वही बात याद रखिएगा, तमाम रूल्स किसके लिए हैं, कन्वेंशनल करंट के लिए। अगर आपके पास एक्चुअल या इलेक्ट्रॉनिक या नेगेटिव चार्जेस का करंट आ जाएगा, तो फिर याद रखिएगा रूल तो वही होगा, लेकिन रूल लगाने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा होगा, आपको उससे रिवर्स आंसर करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हम आगे जाके देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज के लिए बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, वो है पैरेलल वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब इसमें पहली सिचुएशन देखिएगा कि आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं कि जिनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल लगाऊं, तो इस वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ही आ गया थंब। तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, अंदर की तरफ, और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, बाहर की तरफ। तो यहां पे इस वायर का क्या लग जाएगा, क्रॉस, और यहां पे इस वायर का क्या लग जाएगा, डॉट। यही रूल इस पे लगाएं तो यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट। अब वायर्स के दरमियान में देखें, आपको दो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिज्म दिखाई दे रहे हैं, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। नतीजा, दरमियान में मैग्नेटिक प्रेशर लो हो जाएगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग। ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जब यही रूल मैं इस सिचुएशन पे लगाऊं कि दो पैरेलल वायर्स हैं कि जिनमें करंट इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अब क्या होगा, अब इस पे रूल लगाएं, क्रॉस डॉट। अब जब मैं इस पे रूल लगाऊंगा तो क्रॉस और डॉट। अब इन दोनों वायर्स के दरमियान आपको दो मैग्नेटिज्म एक दूसरे को इनहैंस या सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। नतीजा, दोनों वायर्स के दरमियान मैग्नेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगी। यानी सेम डायरेक्शन के करंट वाली वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट, और ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट्स वाली वायर एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल। आपने काफी छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया होगा कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। करंट्स के लिए रूल रिवर्स हो जाता है। सिमिलर करंट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ऑपोजिट करंट्स क्या करते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर अब जबकि हमें पता चल गया कि जो एक वायर है वो दूसरी वायर पे फोर्स लगा रही है और दूसरी वायर भी पहली वायर पे फोर्स लगा रही है, दोनों केसेस में, तो किसी भी एक वायर की दूसरी वायर की यूनिट लेंथ पे लगाएगी फोर्स, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर ऑन अदर वायर इज म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, जिसमें म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I1 और I2 दोनों वायर्स में से फ्लो करने वाला करंट, 2 पाई इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और R क्या है, दोनों वायर्स के दरमियान का फासला। ये आपको क्या शो कर रहा है कि किसी भी एक वायर की दूसरी वायर पे लगाएगी फोर्स, दोनों वायर्स में से फ्लो करने वाले करंट्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों वायर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रही होंगी। बिल्कुल कूलम्स लॉ वाला बिहेवियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फोर्सेस म्यूचुअल बिहेवियर फॉलो करता है, आपको दिखाई दे रही है। यानी जो फोर्स एक वायर दूसरी वायर पे लगा रही है, उतनी ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दूसरी वायर पहली वायर पे भी लगा रही होगी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। नो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ देखने के लिए फिर वही सिचुएशन कि आपके पास एक वायर है जिसमें से क्या पास कर रहा है, करंट। तो इसके गिर्द क्या सेटअप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कल मैंने पहले से अस्यूम किया हुआ है कि जिसपे कोई पॉइंट है P, कि जिसका वायर से फासला क्या है, R। तो P पॉइंट पे इस वायर की वजह से B क्या होगी,
म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब अगर हम क्या करें कि इस सर्कल को डेल्टा एल जैसे n नंबर ऑफ लेंथ सेगमेंट्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी से डेल्टा L1 से डेल्टा L2 से डेल्टा L3 एंड सो ऑन। तो फिर गौर से देखें तो ये जो 2 पाई आर है ये सर्कल की सर्कमफेरेंस लेंथ है, तो इस 2 पाई आर की जगह इन तमाम लेंथ सेगमेंट्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। यानी 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 एंड सो ऑन। और जब ये तमाम के तमाम लेंथ सेगमेंट्स इधर आके बी से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ बन जाएगा कि जिसके मुताबिक ये समीशन या सम ऑफ ऑल बी डॉट डेल्टा एल into which complete Amperian surface is divided is equal to mu naught times the current passing through the wire। ये लॉ आपको गॉसेस लॉ से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। गॉसेस लॉ में अगर आपको याद हो तो आप अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए 2 और 3 डायमेंशनल इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप लिया करते थे, जो क्या कहलाती थी, गॉसियन सरफेस। अब जब यही शेप आप एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए यूज करेंगे तो क्या कहलाएगी, एम्पीरियन सरफेस। फर्क ऑब्वियस है, गॉसेस लॉ एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डील करता है और चार्जेस को डील करता है, और एम्पियर्स लॉ म्यू नॉट यानी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को और करंट्स को डील करता है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको सिमिलैरिटीज काफी हद तक दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि म्यू नॉट पे मैं अभी आके थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं डिस्कशन करूंगा, और अब वो टाइम आ गया है। म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड में वही काम कर रहा होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट कर रहा होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एबिलिटी ऑफ द चार्ज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस। म्यू नॉट permeability of free space, ability of a current carrying conductor or any moving charge to produce magnetic field in the free space। लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर के गिर्द एयर है तो म्यू नॉट अपनी शक्ल मेंटेन रखेगा, और अगर करंट कैरिंग वायर के गिर्द एयर के अलावा कोई और मीडियम आ गया, फॉर मीडियम अदर देन एयर, तो याद रखिएगा म्यू नॉट किससे रिप्लेस हो जाता है, म्यू से। जबकि म्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू आर। इसमें म्यू क्या कहलाता है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू आर क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए 1 से कहीं ज्यादा होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए 1 से कम होती है। तो ये तमाम एमसीक्यूज के बड़े अहम रिजल्ट आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। गॉसेस लॉ में अगर आपको याद हो तो आपने गॉसेस लॉ स्टेट या डिफाइन करवाने के बाद उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, और उसकी एप्लीकेशंस क्या थी कि मुख्तलिफ सिमेट्री या अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। इसी तरह एम्पियर्स लॉ की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है कि किसी भी सिमेट्री में एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, और इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी दी हुई है और मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड कंडक्टिंग वायर होती है जो एक कोर के गिर्द हेलिकल फॉर्म में क्या हुई होती है, वाइंड अप हुई होती है। इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या मतलब, जब सोलेनोइड में से क्या पास करता है, करंट पास करता है, तो सोलेनोइड कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है, लाइक अ बार मैग्नेट। लेकिन सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह उस वक्त तक बिहेव करता रहेगा जब तक सोलेनोइड में से करंट पास करता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको समझने के लिए फर्स्ट करें, मेरे पास एक सोलेनोइड है कि जिसमें आपको अपनी तरफ वाली टर्न्स में करंट किधर आता दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे। तो अब जब सोलेनोइड के जिसमें से क्या पास कर रहा हो, करंट पास कर रहा हो, वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो सवाल पैदा होता है कि इसका कोई एक पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और कोई दूसरा पोल क्या बन जाएगा, साउथ। तो कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा और कौन सा पोल साउथ बनेगा। तो इसके लिए भी एक राइट हैंड रूल है जिसके मुताबिक आप अपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो थंब आपको नॉर्थ पोल दे देगा। मसलन इस सोलेनोइड में आपको करंट किधर आता दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे। तो जब सोलेनोइड में करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो जब मैं अपनी उंगलियों का क्या करूंगा, यूं रोटेट करूंगा, तो ये वाला पोल क्या बन जाएगा,
नॉर्थ, ये वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि हम उसको प्रैक्टिकली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये रिजल्ट भी यहां पे लिखा हुआ है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज सो वीक एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड, हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंतहाई स्ट्रांग होती है, यूनिफॉर्म होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, जबकि इसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रैक्टिकली इग्नोरेबल। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग, म्यू नॉट एन आई, और इसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या है, सोलेनॉइड की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है, पूरी सोलेनॉइड की लंबाई। आउटसाइड बी 0, इनसाइड बी इंतहाई स्ट्रॉन्ग। एजिस पे एमसीक्यू का बहुत अहम रिजल्ट आ गया, किनारों पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का हाफ हो जाती है, यानी एजिस बीई एजिस पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का हाफ हो जाएगी। अब कुछ ऐसी बातें कि जो रूटीन की क्लासेस में डिस्कस नहीं होती, जो एमसीक्यूज के बहुत अहम रिजल्ट बनते हैं। मसलन अगर आपके पास दो सोलेनॉइड कोएक्सियल पड़े हों, फर्स्ट करें मेरा ये एक मार्कर किसको शो कर रहा है, सोलेनॉइड को, मेरा दूसरा मार्कर भी किसको शो कर रहा है, सोलेनॉइड को, और ये यूं पड़े हुए हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे पड़े हुए हैं, रखे गए हुए हैं कोएक्सियल, और इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे सोलेनॉइड्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये तो वही रूल हो गया जो आपने स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ा हुआ है। इसका मतलब स्ट्रेट वायर हो, लूप हो या सोलेनॉइड हो, और कौन से सोलेनॉइड या लूप्स हो जो कैसे पड़े हुए हैं, कोएक्सियल पड़े हुए हैं, अगर इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोएक्सियल प्लेस्ड सोलेनॉइड में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अगर आपके पास दो सोलेनॉइड्स कैसे रखे गए हों, पैरेलल, यानी एक सोलेनॉइड यूं है और दूसरा सोलेनॉइड यूं है, ये कैसे कैसे रखे गए हैं, पैरेलल में रखे गए हैं, और इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको मैं समझा दूं, थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दें। फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड था कि जिसका ये पोल साउथ और ये पोल नॉर्थ, और ये मेरे पास एक दूसरा सोलेनॉइड था जिसमें करंट ऊपर वाले से ऑपोजिट फ्लो कर रहा था। तो ये पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये पोल क्या हो जाएगा, साउथ। अब अगर मैं दोनों के लिए मैग्नेटिज्म ड्रॉ करूं, तो इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिज्म अंदर किससे किसकी तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ, और बाहर किससे किसकी तरफ होगा, नॉर्थ से साउथ। अब जब मैं यही रूल किसके लिए अप्लाई करूं, ऊपर वाले सोलेनॉइड के लिए अप्लाई करूं, तो अंदर मैग्नेटिज्म किससे किसकी तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ, और बाहर मैग्नेटिज्म किससे किसकी तरफ होगा, नॉर्थ से साउथ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल प्लेस्ड सोलेनॉइड्स के दरमियान इस पोर्शन में दो मैग्नेटिज्म आपको एक दूसरे से ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों सोलेनॉइड्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इसका मतलब इन दोनों सोलेनॉइड्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड्स इंतहाई क्या होंगी, वीक होंगी। इन दोनों सोलेनॉइड्स के दरमियान मैग्नेटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे सोलेनॉइड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेरे से मुझे दूसरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहला हमने इतनी तफसीली तरीके से पढ़ लिया कि अगर दो सोलेनॉइड आपस में कैसे पड़े हों, पैरेलल पड़े हों, और उनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा हो, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आगे चलें, अगर सोलेनॉइड के अंदर एक सोलेनॉइड पड़ा हुआ है और दोनों सोलेनॉइड्स में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो क्वाइट ऑब्वियस बात है कि दोनों के मैग्नेटिज्म एक दूसरे को एनहांस करेंगे, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सोलेनॉइड्स के मैग्नेटिक फील्ड्स का सम हो जाएगी, यानी 2b। लेकिन अगर सोलेनॉइड के अंदर एक सोलेनॉइड पड़ा हुआ है और दोनों में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर दोनों सोलेनॉइड्स की मैग्नेटिज्म एक दूसरे को क्या करेगी,
कैंसिल करेंगी और अब इन साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोगों ने करनी है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इस हिस्से में अगर आपको याद हो तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। और करंट कैरिंग वायर पे जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा। भी हम लोगों ने देखा। अगर आपको याद हो तो ये जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन था जिसकी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस का टाइम बिल्कुल नहीं है। सो मुझे कुछ ऐसा तरीका अडॉप्ट करना है कि जिससे अगले 5 से 10 सेकंड में ये पूरा आर्टिकल आपके सामने बाकायदा सॉल्व हो जाए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। F इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा। नाउ ये वो फोर्स है जो किस पे लग रही है, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रही है। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये वो फोर्स है जो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले हर एक चार्ज पे लग रही है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वो फोर्स है जो उस कंडक्टर में मौजूद n नंबर ऑफ चार्जेस पे लग रही है। हम लोगों ने इस आर्टिकल में n नंबर ऑफ चार्जेस की बजाय सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बजाय इसके कि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें और पूरा आर्टिकल सॉल्व करें, एल बी साइन थीटा, मैं इंटेंशनली आई मिस कर गया हूं। आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू बाई टी। और जरा इस फैक्टर को ध्यान से देखें, एल बाई टी को, व्हाट इज एल बाई टी, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। सो दिस इज द फोर्स ऑन एन नंबर ऑफ चार्जेस मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला आ गया, F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, क्यू वी क्रॉस पी। क्यू क्या है, उसका वो चार्ज जिस पे आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं। वी क्या है, उस चार्ज की वेलोसिटी। और मैं पहले भी बता चुका हूं, बी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वही रूल्स, वही राइट हैंड पाम रूल, वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वही क्रॉस प्रोडक्ट रूल। बस फर्क क्या होगा कि थंब पहले किसको शो कर रहा था, करंट की डायरेक्शन को। थंब अब किसको शो करेगा, चार्ज की वेलोसिटी को। यानी करंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, चार्ज की वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि ये रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास किसी एमसीक्यू में नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाए, नेगेटिव चार्जेस आ जाए, या इस केस में एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, रूल लगाते हैं। बिल्कुल वैसे लगाते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। लेकिन आंसर निकालने के बाद उसको टोटली रिवर्स कर देते हैं। मसलन अगर पॉजिटिव चार्जेस के लिए रूल लगा के आपका आंसर क्या आ रहा है, ईस्ट, तो नेगेटिव चार्जेस के लिए वही रूल लगा के उसी सिचुएशन में आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। मैग्नेटिक फोर्स के कुछ बिहेवियर्स, जो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। सवाल पैदा होता है वर्क क्यों नहीं करवा सकती। याद रखिएगा ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी क्या नहीं करवा सकती, वर्क नहीं करवा सकती। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो ध्यान से ये सिचुएशन देखें। फर्ज करें ये चार्ज पार्टिकल है, ये जो कैसे मूव कर रहा था, सर्कुलर पाथ में, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स और अ सेंट्रीपिटल फोर्स। नो मैग्नेटिक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ को होती है, सेंटर की तरफ। जबकि किसी भी जगह पे सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होता है, टेंजेंट के अलोंग। और आप सबको पता है कि सर्कुलर पाथ में टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है और सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के अलोंग है टुवर्ड्स द सेंटर, तो वॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस, और अब यहां पे कॉस के आगे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंट और रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल, यानी 90 एंड कॉस 90 0।
मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। अगर ये वर्क नहीं कर सकती तो फर्स्ट ईयर में आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इट कैन नॉट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकती। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकती तो जाहिर सी बात है ये स्पीड भी चेंज नहीं कर सकती, और इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। अब यहां पे बच्चा हैरान होता है कि सवाल करता है कि सर्कुलर पाथ में तो टॉर्क पैदा होता ही होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क नहीं पैदा कर सकती, क्यों? याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे किसकी तरफ होती है? ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ, जबकि मोमेंट आर्म आर जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा वो किससे किसकी तरफ होता है? सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ तो मोमेंट आर्म होगा सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी फोर्स और मोमेंट आर्म आपको एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं? ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिट में कौन सा एंगल बनता है? 180। एंड रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। नाउ व्हाट इज टॉर्क? आर एफ साइन थीटा, एंड थीटा इन दिस केस इज 180 sin 180 is 0. सो मैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क, इट कैन नॉट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुछ कर भी सकती है कि नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो ये सिर्फ क्या कर सकती है? चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो याद रखिएगा, जब चार्ज पार्टिकल की क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब उसकी क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब उसका क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है, एंड चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इट कैन प्रोड्यूस इंपल्स। ये सिर्फ क्या पैदा कर सकती है? इंपल्स पैदा कर सकती है। चूंकि ये चार्ज पार्टिकल की क्या चेंज कर सकती है? डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल की क्या चेंज कर सकती है? वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल का क्या चेंज कर सकती है? मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। यानी इट कैन प्रोड्यूस इंपल्स। नेक्स्ट जो हमने बात देखनी है वो है लॉरेंस फोर्स। फर्स्ट करें कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी ऐसी जगह पे मूव कर रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों अप्लाई हुई हुई हैं। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी तो एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। इसका मतलब फोर्स नहीं लगेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड, एक और एमसीक्यू का रिजल्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में या अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव, डिफ्लेक्ट या एक्सेलरेट नहीं करवा सकती। सो मैं फिर शुरू करता हूं। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था जो किसी ऐसे रीजन, एक ऐसे इलाके में मूव कर रहा था कि जहां पे दोनों फील्ड्स मौजूद थी, इलेक्ट्रिक भी एंड मैग्नेटिक भी। तो उस चार्ज पार्टिकल पे दोनों फील्ड्स अपनी अपनी फोर्स लगाएंगी। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी उस चार्ज पार्टिकल पे और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। तो जब उस चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्सेस लगेंगी तो चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगी वो उन दोनों फोर्सेस का सम होगा। एफ का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ बी का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा, वैसे भी आपने रूटीन की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इन दोनों फोर्सेस का सम लेने के लिए अगर मैं यहां से चार्ज क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो दिस इज बेसिकली द लॉरेंस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस का क्या होती है? सम होती है। कुछ एमसीक्यूज। एन इलेक्ट्रॉन is projected in a uniform magnetic field directed towards north. If electron is moving towards east, magnetic forces. Now, ये मैंने यहां पे डायरेक्शंस के एरोस बना दिए और अब हम डेटा का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये बी, और इलेक्ट्रॉन के तरफ मूव कर रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट। तो बताएं इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लग रही होगी? राइट हैंड रूल लगाएं। थंब किसको शो करता है? चार्ज की वेलोसिटी को। उंगलियां किसको शो करता है? अप्लाइड
मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज की वेलोसिटी किधर आनी चाहिए, ईस्ट की तरफ यानी इस साइड पे। उंगलियां यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर को जानी चाहिए, ऊपर की तरफ। रूल लगाएं, दिस इज थंब, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स किधर को लगती दिखाई दे रही है, वेक्टर एरिया ऑफ द पाम, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और इस केस में कौन सा चार्ज आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विच इज अ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो राइट हैंड रूल जो भी आंसर दे रहा होगा वो आंसर निकाल के आपको एक्चुअल आंसर निकालने के लिए इस पहले वाले आंसर का रिवर्स करना पड़ेगा। यानी यहां पे राइट हैंड रूल मुझे क्या आंसर दे रहा है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, रिवर्स कर लेगी। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, इनटू द पेज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, अ सोलेनॉइड हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ B inside it. If it is cut into two halves and same current is passed through any of the half, then the strength of B inside any half is. आपके पास एक सोलेनॉइड था, से उसकी लेंथ क्या थी 10 मीटर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई नो 10 मीटर का सोलेनॉइड बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास एक सोलेनॉइड था, से उसकी लेंथ क्या थी 10 मीटर। आपने उसको दो हाफ्स में कट कर दिया। इसका मतलब हर हिस्से की लेंथ पहले के मुकाबले में हाफ होकर कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। अब आपने क्या किया कि उनमें से कोई सा एक हाफ दोबारा ऑब्टेन किया और उसमें से क्या पास करवाया, करंट पास करवाया। अब बताएं उस हाफ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। याद रखिएगा, और आपने पढ़ा भी हुआ है कि सोलेनॉइड के लिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI ओवर NI। और इसमें स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड को कट करने से इसमें कोई शक नहीं है कि सोलेनॉइड की लेंथ कम हो रही है, लेकिन उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी। और उसका क्या मतलब है, जब आप सोलेनॉइड को कट करते हैं तो कट करने से सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल n का फैक्टर तब्दील नहीं होता। इसका मतलब आप सोलेनॉइड को दो हिस्सों में कट करें, 3 हिस्सों में कट करें, 2 इक्वल हिस्सों में कट करें, 2 अनइक्वल हिस्सों में कट करें, 4 इक्वल हिस्सों में कट करें, 4 अनइक्वल हिस्सों में कट करें, पूरी बात की समरी यही है कि कटिंग से सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म या उसके किसी भी हाफ का मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब नहीं होता, और वो वही रहेगा जो कटिंग से पहले ओरिजिनल सोलेनॉइड का था। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा यानी बी। चूंकि कट करने से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, सोलेनॉइड को एक्सपैंड करने से और सोलेनॉइड को कंप्रेस करने से मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब होता है। मसलन अगर आप सोलेनॉइड को एक्सपैंड कर रहे हैं जिससे उसकी नंबर ऑफ टर्न्स तो वही हैं, लेकिन लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप सोलेनॉइड को कंप्रेस कर रहे हैं कि जिससे उसकी नंबर ऑफ टर्न्स तो वही हैं, लेकिन सोलेनॉइड की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सोलेनॉइड की लेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। में एक दफा फिर रिपीट करता चलूं, कट करने से सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब नहीं होता, एक्सपैंड या कंप्रेस करने से सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब होता है। अगर एक्सपेंशन ऐसे हो रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स वही हैं और लेंथ बढ़ रही है, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और अगर कंप्रेशन ऐसे हो रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स वही हैं और सोलेनॉइड की लेंथ कंप्रेस करने की वजह से कम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, अ हीलियम एटम is projected perpendicular to the B in a region. Force on this atom will become half of maximum if the angle of projection is. इस एमसीक्यू में सबसे अहम वर्ड कौन सा है, एटम। ये सबसे अहम क्यों है कि आपको पता है एटम ऑन द होल न्यूट्रल होता है। इसका क्या मतलब है कि एक एटम पे चार्ज 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV sin थीटा। सब कुछ हो, वेलोसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, एंगल हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर एटम है तो इसका मतलब उसका चार्ज क्या होगा, 0, या उस पर चार्ज क्या होगा, 0। तो जब एटम पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा, तो उस पर बाहर से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही होगी। तो जब मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रही, जब मैग्नेटिक फोर्स है ही क्या, 0, तो याद रखिएगा 0 को हाफ करना, डबल करना, ट्रिपल करना ये पॉसिबल
नहीं है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं। आज का जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने देखना है, वो है चार्ज टू मास रेशियो। आप इसमें एमसीक्यू का पहला ही रिजल्ट सुन लें। चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है, यानी E बाय एम को या Q बाय एम को, जिसमें Q या E क्या है? चार्ज, और M क्या है? मास, चार्ज टू मास रेशियो भी कहा जाता है और स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है। चार्ज टू मास रेशियो किसने मेजर की थी सबसे पहले? जे थॉमसन ने 1897 में। फर्स्ट करें कि आपके पास है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स के जिस पे चार्ज क्या होगा? माइनस ई, और जिसकी मास क्या होगी? एम। फर्स्ट करें आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो किधर को अप्लाई हुई हुई है? इनटू द व्हाइट बोर्ड। कैसे मूव कर रहा है? राइट साइड पे। तो फिर असूलन अगर राइट हैंड रोल लगाऊं तो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर को फोर्स लगनी चाहिए थी? ऊपर की तरफ। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है लिहाजा फोर्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी, तो टेक्निकली स्पीकिंग फोर्स ऊपर नहीं लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। नतीजतन ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेंटीमीटर फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ याद रखिएगा, सेंटीमीटर फोर्स इज एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स। नाउ सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर ओवर r। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? evb या qvb। यहां से एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी चार्ज टू मास रेशियो। अब जाहिर लगता है कि यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, चार्ज टू मास रेशियो ही हमने फाइंड करनी थी। लेकिन याद रखिएगा, बी हमारी अप्लाई की भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो चले हमें पता होगी कि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं। वी क्या है? चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमें हाली आंख से दिखाई देता ही नहीं है, हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे? और दूसरा क्या है? उस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का रेडियस। यानी दूसरा क्या है? इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब फिर वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और हम उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो इस फॉर्मूला में v और r यानी ऑर्बिटर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर अननोन, और जब तक ये नहीं फाइंड होंगे चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले r को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लास ट्यूब यूज करते हैं जिसका नाम है टेल्ट्रॉन। टेल्ट्रॉन दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, टेली साइक्लोट्रॉन। टेली का मतलब दिखाना, टेलीवाइज करना, आपके सामने पेश करना, और साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। तो टेल्ट्रॉन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो आपको सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल को दिखाती है। लेकिन अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन तो देखा भी नहीं जा सकता, या मुझे कहना चाहिए कि अभी तक देखा भी नहीं गया, तो फिर ये ट्यूब हमें इलेक्ट्रॉन दिखाएगी? इसका आंसर है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ को विजिबल करके दिखाएगी। यानी ये सर्कुलर पाथ को विजिबल कर देगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा होगा। और इसके लिए हमने इस ट्यूब को क्या किया होता है? लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस से फिल किया होता है। ट्यूब के अंदर एक कैथोड लगा होता है जिसको एक वी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। वो वी वोल्टेज कैथोड को हीटअप करता है जिससे थर्मियोनिक एमिशन होती है। कैथोड से क्या निकलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो जो ही ट्यूब में एंटर होते हैं उन पर क्या अप्लाई हुई होती है? एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देती है? सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए गैस के एटम से लगातार क्या कर रहे होते हैं? कोलाइड कर रहे होते हैं, उनको क्या करते जा रहे होते हैं? एक्साइट करते जा रहे होते हैं। और जब गैस के एटम्स थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? डी एक्साइट होते हैं, तो अपने में से क्या करते हैं? एक मखसूस कलर की लाइट निकालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्यूब के अंदर सर्कुलर पाथ विजिबल हो जाता है। और जो ही वो सर्कुलर पाथ विजिबल हो जाता है वहां से आप बड़ी आसानी से सर्कल का डायमीटर और डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो आर का मसला तो हल हुआ। अब जहां तक वेलोसिटी का ताल्लुक है तो वेलोसिटी का मसला हम इस तरह से हल करते हैं कि हम वेलोसिटी को एलिमिनेट ही कर देते हैं। यानी हम वेलोसिटी की जगह कुछ ऐसे वेरिएबल्स लिख देते हैं कि जो आसानी से मेजरेबल हो, और उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? ईवी. कंफ्यूज ना होइएगा प्लीज. एम क्या है? इलेक्ट्रॉन की मास. ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज. वी क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. और वी वही वोल्टेज है जो आपने इलेक्ट्रॉन ट्यूब के कैथोड पे अप्लाई किया हुआ है. यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो दिस कम्स आउट टू बी दिस. और जब मैं इस वैल्यू को यहां पर प्लेस करूंगा तो चार्ज टू मास रेशियो का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ये. मैं फिर बता रहा हूं वी क्या है? ट्यूब के इलेक्ट्रॉन ट्यूब के कैथोड पे अप्लाई किया हुआ वोल्टेज. बी क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और आप हम पहले फाइंड कर चुके हैं. इस फॉर्मूला से आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम. और इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन से ज्यादा होती है, जबकि प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो अल्फा से ज्यादा होती है. कॉमन सेंस है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? सेम है. लेकिन इलेक्ट्रॉन की मास कम है और प्रोटॉन की मास ज्यादा है. इसका क्या मतलब होगा कि प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो कम हो जाएगी. मैं फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन से ज्यादा होती है. प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो या जिसको स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है अल्फा से ज्यादा होता है. और अल्फा के लिए चार्ज टू मास रेशियो न्यूट्रॉन से ज्यादा होती है. इनफैक्ट न्यूट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो 0 होती है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. अब यहां पे एमसीक्यू के बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं. मसलन अगर P1 और P2 इक्वल हो जाएं, यानी दो चार्ज पार्टिकल एक ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहे हैं विद सेम मोमेंटम, तो उनके सर्कुलर पाथ की जो रेडियाइज की जो रेशियो होगी वो किसके बराबर होगी? R1 ओवर R2 इक्वल्स Q2 बाय Q1. ये निकालना इतना मसला नहीं. अभी हमने किया E बाय M या Q बाय M इक्वल्स V ओवर dr. यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R किसके बराबर होगा? MV ओवर EB या QB. और MV होता है मोमेंटम. MCQ विद इन MCQ. मैंने क्या बताया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एक ही मोमेंटम के साथ एंटर हो रहे हैं तो P1 इक्वल्स P2 का क्या मतलब है? P कांस्टेंट. दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम लग रही है तो B कांस्टेंट. तो इसका क्या मतलब है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q. तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q का क्या मतलब है? R1 ओवर R2 इक्वल्स Q2 बाय Q1. आगे अगर वही दो चार्ज पार्टिकल एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एक ही वेलोसिटी के साथ एंटर हो रहे हो तो अब जाहिर सी बात है कि V क्या हो गया? कांस्टेंट. और B क्या हो गया? कांस्टेंट. तो अब इसका क्या मतलब होगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाय Q. और यहां से जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या निकलेगी? R1 ओवर R2 इक्वल्स M1 Q2 ओवर M2 Q1. अब अगर वही दो चार्ज पार्टिकल उसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहे हैं सच दैट कि उनको एक ही वोल्टेज के क्रॉस क्या करवाया गया है? एक्सेलरेट करवाया गया. तो अभी हमने पढ़ा कि E बाय M किसके बराबर होता है? 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर. ये क्या शो कर रहा है? R स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू M ओवर E या M ओवर Q या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट M ओवर Q. तो अब रेशियो क्या बन जाएगी? R1 R2 इक्वल स्क्वायर रूट M1 Q2 ओवर M2 Q1. तो सेम मोमेंटम पे R1 ओवर R2 इक्वल्स Q2 बाय Q1. सेम वेलोसिटी पे R1 ओवर R2 इक्वल्स M1 Q2 ओवर M2 Q1. सेम वोल्टेज पे R1 ओवर R2 इक्वल्स स्क्वायर रूट M1 Q2 ओवर M2 Q1. और अगर वही दो चार्ज पार्टिकल हो, आप देखें एमसीक्यू के रिजल्ट बनते जा रहे हैं, अगर वही दो चार्ज पार्टिकल हो वो एक ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर हो रहे हो तो R1 ओवर R2 इक्वल्स Q2 बाय Q1 स्क्वायर रूट M1 बाय M2. ये निकालना भी कोई इतना मसला नहीं है. आप सिंपली इस फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिप्लेस कर दें जो किसके बराबर होती है? QV. तो यहां से अगर मैं V निकालूं तो V किसके बराबर आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ओवर Q. और जब आप ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये रिलेशन निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितने किस्म के एमसीक्यूज बड़ी आसानी से बन सकते हैं. नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर. नाउ वेलोसिटी सिलेक्टर को डिस्कस करने के लिए ये सिचुएशन जरा गौर से देखें. मेरे पास एक एरिया था, एक रीजन था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हुई थी और
मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हुई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है नीचे से ऊपर, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड किधर को अप्लाई हुई है, बाहर की तरफ। रिमेंबर ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये किसको शो कर रही हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइंस हैं ये किसको शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। और ये जो डॉट लगा हुआ है किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, जो किधर को है, बाहर की तरफ है। अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर में पहली बात आपको क्या दिखाई दे रही है कि E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपको v वेलोसिटी के साथ एंटर होता दिखाई दे रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी नीचे से ऊपर। और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी, इसके राइट हैंड रूल लगाएं जरा। तो राइट हैंड रूल कैसे लगेगा, राइट हैंड रूल ऐसे लगेगा कि ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल आपको किधर जाता है दिखाई दे रहा है, राइट साइड पे आ गई वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर को लगी हुई है, बाहर की तरफ, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका हथेली का यानी पाम का वेक्टर एरिया आपको किधर रुख करता दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर को लग रही होगी, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी सिलेक्टर की दूसरी कंडीशन आ गई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, लिहाजा दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी, और ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन में से अनडेविएटेड पास कर जाएगा। दिस इज वेलोसिटी सिलेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो फिर क्या रिजल्ट आ जाएगा, Fe इक्वल्स Fp। और Fe क्या होता है, QE, Fp क्या होता है, QVB। क्या और क्या कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच हैज पास्ड थ्रू द वेलोसिटी सिलेक्टर अनडेविएटेड। लास्ट बात हम लोगों ने देखनी है वो है साइक्लोट्रॉन। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, तो वो चार्ज पार्टिकल एक्चुअली साइक्लोट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। साइक्लोट्रॉन है अब चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। और वो क्यों सर्कुलर पाथ में मूव करता है, क्योंकि आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा देती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा देती है, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। यानी उसमें क्या पैदा हो जाता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल में क्या पैदा कर देती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। वो अलग बात है एक्सेलरेशन कौन सा पैदा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब जब एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा, यानी वो सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल रेवोल्यूशन कितनी देर में पूरी करेगा। तो ये टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। सवाल पैदा होता है फॉर्मूला कहाँ से सामने आया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ज्यादा देर नहीं हुई, कि Q/m किसके बराबर होता है, V/dr। यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगी, QBr/m। आप सबको पता है कि S किसके बराबर होता है, Vt। तो यहां से अगर मैं T निकालूं तो T किसके बराबर आएगा, S/V। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि V वैसे का वैसा, जहां तक किसका ताल्लुक है, S का, तो सर्कुलर पाथ में कितना S कवर होता है, 2πr। सर्कुलर पाथ में कितना S कवर होता है, 2πr का। और V की जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है, QBr/m। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर अ साइक्लोट्रॉन मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। ये टाइम पीरियड आ गया। अब देखें एमसीक्यू के रिजल्ट बनते जा रहे हैं लगातार। एक टाइम पीरियड आ गया। अब यहां से हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करें, टाइम पीरियड का इनवर्स कर दें। तो जब आप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम पीरियड का इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, क्यू भी ऊपर चला जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अब देखिएगा एमसीक्यू बनने का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं ये 2π जो इधर डिवाइड हो रहा है उसको उधर लेके जाके f से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा, 2πf इक्वल्स QB/m। और आप सबको पता है कि 2πf किसके बराबर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि साइक्लोट्रॉन means a charged particle moving in a circular path in a magnetic field
द टाइम पीरियड इज 2 पाई m ओवर क्यू बी, जिसमें m क्या है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q क्या है चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, और b क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन. व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपना काम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन से वाइंड अप करेंगे. सो आइए कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखते हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हुए हैं, पास्ट एंट्री टेस्ट के पेपर्स में पूछे जा चुके हुए हैं. इस हिस्से में सबसे पहला क्वेश्चन, अगेन पास्ट पेपर्स में आसान क्वेश्चन भी आते हैं और मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज टेस्ला. टेस्ला जब पूरा लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर्स में, और जब टेस्ला का पहला लेटर लिखा जाएगा तो चूंकि इट इज आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट निकोलाई टेस्ला तो कैपिटल टी लिखा जाएगा. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज. आप सबको पता है कि B बराबर होता है F ओवर आई एल साइन थीटा. अब यहां पे मैं अगर तमाम चीजों के यूनिट्स लूं तो फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको क्या दिखाई दे रहा है टेस्ला. तो यहां से आपको टेस्ला क्या बनता दिखाई दे रहा है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा, यानी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. अगला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज. इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 7 मीटर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, what will be the force acting on the conductor. आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है कि जिसकी स्ट्रेंथ क्या है 0.3 टेस्ला, और इसमें से करंट कितना पास कर रहा है 1 एम्पियर का, और वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे पड़ा हुआ है परपेंडिकुलरली. आपने उस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स निकालनी है. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म magnetic field is F equals I L B sin theta. Now current हमारे पास कितना है 1 एम्पियर, लेंथ हमारे पास कितनी है 7, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.3, इसको लिखा जा सकता है 3/10, और परपेंडिकुलरली का मतलब है एंगल क्या हो जाएगा 90. Now sin 90 is 1, 7 into 3 is 21/10, और 21/10 comes out to be 2.1 न्यूटन. आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा, यानी 2.1 न्यूटन. नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1.8 into 10⁻⁻6 टेस्ला. मैं आपको इस लेक्चर के दौरान बता चुका हूं कि जो B है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तीनों में से अगर कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब बी है, टेस्ला वाली बी की बात हो रही है. ओके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1.8 into 10⁻⁻6 टेस्ला. द करंट इन अ हॉरिजॉन्टल केबल इज 160 एम्पियर. कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द केबल. जमीन की मैग्नेटिक फील्ड उसने कितनी दी हुई है, बल्कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 1.8 into 10⁻⁻6 टेस्ला. आपके पास एक वायर है, एक केबल है, उसमें से 160 एम्पियर का करंट पास कर रहा है. आपने उस केबल की यूनिट लेंथ पे लगने वाली मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है. तो ये वही आर्टिकल हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये वही आर्टिकल हो गया. अब इसमें कंडक्टर क्या है, वो केबल जिसमें से क्या पास कर रहा है 160 एम्पियर का करंट पास कर रहा है. और अप्लाइड मैग्नेटिज्म यहां पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ. तो फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल्स ILB साइन थीटा. अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो मैं मैं लेंथ को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो बाय द वे आपने फाइंड करना था. और ये किसके बराबर आ गया I. व्हाट इज I 160, लेंथ होते जाके फोर्स पर यूनिट लेंथ बन चुका है. व्हाट इज B
1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और चूंकि आपने मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो एंगल इज गॉट टू बी 90 डिग्री। नाउ sin 90 क्या हो गया 1, सो ये क्या बन जाएगा F/L इक्वल्स 160। Like I said, sin 90 क्या हो गया 1, 1.8 into 10⁻⁻⁶ can be written as 18 into 10⁻⁶। ये जीरो क्या हो गया कैंसल, 16 into 18 is 288 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। तो जब 288 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर है, तो जब मैं 2 दफा डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करके 288 को 2.88 बना दूंगा तो 10⁻⁻⁶ बढ़ के 10⁻⁻4 हो जाएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा अल्फा, यानी 2.88 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। अगला सवाल देखिएगा, E by m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर जगहों पे एंट्री टेस्ट में सिर्फ मुश्किल सवाल ही नहीं आते, आसान सवाल भी आते हैं, बल्कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस इजी होते हैं। और बाज दफा बुक की एज इट इज इंफॉर्मेशन आ जाती है, एज इट इज फॉर्मूलाज आ जाते हैं, साइड टेबल्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो याद रखिएगा बुक रीडिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम होगी। आपको अपनी जो कोर्स की बुक्स हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से गो थ्रू करनी पड़ेंगी। और अगर आपने की होंगी, और I'm श्योर आपने की होंगी, जब आप वहां पे टेस्ट देने बैठेंगे या कोई भी टेस्ट देने जब आप जाते हैं तो आप तैयारी करके ही जाते हैं, तो आई एम श्योर आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। और ये हमने इस लेक्चर के मिड में भी जाके पढ़ा था, बल्कि मुझे कहना चाहिए तकरीबन लास्ट में भी पढ़ा था, जब हमने चार्ज टू मास रेशियो डिस्कस किया था कि चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला 2V/b² r² होता है, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, R उस चार्ज पार्टिकल का, जो भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और E/m बेसिकली इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो है, या जिसको मैंने क्या बताया था स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा, वन ऑफ द इजियर एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स विच आर फ्री टू मूव आर अरेंज 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, आपके पास 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं इस तरह, ये फ्री टू मूव हैं, ये मूव कर सकते हैं, यानी अगर इन पे कोई फोर्स लगेगी तो दे कैन मूव। और इनके दरमियान फासला कितना है, ये हॉरिजॉन्टल फासला कितना है 1 सेंटीमीटर का। अ स्टेडी करंट of 20 ampere flow in each of the conductor in the same direction। दोनों कंडक्टर्स में से 20 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, और दोनों कंडक्टर्स में से पास होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी 2 कंडक्टर्स, उनके दरमियान फासला कितना 1 सेंटीमीटर, दोनों पैरेलल आपस में प्लेस हुए हुए हैं, इनमें दोनों में करंट कैसे फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर, और दोनों में फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। द कंडक्टर्स remain stationary, may move towards each other, may move away from each other, move at right angles to each other। So आज के ही लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स के लिए रूल रिवर्स हो जाता है। क्या मतलब है इस बात का, सिमिलर डायरेक्शन वाली करंट्स वाली वायर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट, और ऑपोजिट डायरेक्शन करंट वाली वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। इस एमसीक्यू में दोनों वायर्स में करंट एक जितना फ्लो कर रहा है और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर लगने वाली फोर्स की वजह से ये वायर्स मूव करेंगी तो ऐसे मूव करेंगी कि इनके दरमियान फासला कम होना शुरू हो जाएगा, यानी वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी मे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहां पे बच्चा क्वेश्चन ये करता है व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ सर्टेन वर्ड। तो याद रखिएगा फोर्स एक टेंडेंसी का नाम है, और टेंडेंसी चेंज करवाने की कोशिश का नाम है, और कोशिश कभी कामयाब हो भी सकती है और कभी कामयाब नहीं भी हो सकती, इसलिए मे का वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब इन दोनों वायर्स पे एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगी, तो हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएं, और यह भी हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ मूव ना करें। अगेन इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अल्फा भी इतना गलत नहीं है, बट एमसीक्यू इज ऑल अबाउट पिकिंग अप द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन वंस। और इन दोनों में से अगर मुझे किसी को पिक करना होगा तो मैं बीटा को पिक करूंगा कि इनमें शायद एक दूसरे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी और ये मूव करना शुरू कर देंगी। आई रिपीट, आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ न्यूट्रॉन having a mass equal to that of proton 1.6 into 10 raised to power minus 27 kilogram is moving in a magnetic field of intensity 1.2 into 10 raised to power minus 3 Tesla with a speed of 2 into 10 raised to power 7 meter per second. What is the maximum force experienced by the neutron? आपके इस MCQ में सबसे अहम वर्ड कौन सा है? न्यूट्रॉन। और आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन इज आ न्यूट्रल पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है एंगल भी एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन कि जिस पे चार्ज क्या होता है? जीरो। तो जब न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा तो न्यूट्रॉन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल को, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड भी न्यूट्रल पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है जो न्यूट्रल पार्टिकल को उसकी मास की वजह से डिस्टर्ब कर सकती है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा यानी जीरो। स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेगेटिव चार्जेस ऑफन कम डाउन फ्रॉम स्काई टू अर्थ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। एक इंतहाई छोटी लेंथ वाला एमसीक्यू भी इंतहाई टेक्निकल हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें डायरेक्शंस के एरोस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। फर्स्ट करें कि ये जिस तरफ को मैं अपने हाथ का इशारा कर रहा हूं, ये है वेस्ट। तो अगर ये साइड वेस्ट है तो ये साइड क्या हो जाएगी? ईस्ट। आप लोगों की तरफ वाली साइड क्या हो जाएगी? नॉर्थ। और मेरी तरफ वाली साइड क्या हो जाएगी? साउथ। आई रिपीट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और मेरी तरफ वाली साउथ। तो फिर ये क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड, और ये क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब 6 साइड्स का ध्यान रखना पड़ना है हमें। अब अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने के लिए काम करूं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर ये क्या है? वेस्ट, और ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, बाहर की तरफ, और वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इनटू द व्हाइट बोर्ड, यानी अंदर की तरफ। मैं फिर आपको समझाने के लिए, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब सवाल की तरफ आते हैं। नेगेटिव चार्जेस ऑफन कम डाउन फ्रॉम स्काई टू अर्थ। नेगेटिव चार्जेस आसमान से जमीन की तरफ आ रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस के तो को मूव कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड को। तो मैं नेगेटिव चार्जेस की वेलोसिटी के लिए क्या लगा देता हूं? क्रॉस। ये क्रॉस क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव चार्जेस की वेलोसिटी किधर को है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी व्हाइट बोर्ड की तरफ है। ऑफन कम डाउन फ्रॉम स्काई टू अर्थ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। अच्छा, उनके डिफ्लेक्शन की वजह क्या होगी? जमीन की मैग्नेटिक फील्ड, और जमीन की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। आप देख सकते हैं एमसीक्यू विद इन एमसीक्यू कि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड किससे किसकी तरफ होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। नेगेटिव चार्जेस किधर को आ रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड या इनटू द व्हाइट बोर्ड। जमीन की मैग्नेटिक फील्ड किससे किसकी तरफ है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मैं इस पे लगाने लगा हूं राइट हैंड रूल, पाम रूल। थंब किसको शो करता है? चार्जेस की वेलोसिटी को, जो किधर को आ जाएगी? अंदर की तरफ, क्रॉस। थंब आ जाएगा अंदर की तरफ। फिंगर्स राइट हैंड की किसको शो करती हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो किधर को जाएंगी? नॉर्थ की तरफ। तो ये आ गया थंब व्हाइट बोर्ड की तरफ, और ये आ गया नॉर्थ की तरफ जाने वाली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो पाम है उसका वेक्टर एरिया आपको किस तरफ को रुख करता दिखाई दे रहा है? ईस्ट की तरफ। तो इन चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स लगनी किधर चाहिए? ईस्ट की तरफ। बट ये कौन से चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव चार्जेस आ जाए तो क्या होता है? रूल एज इट इज लगता है, लेकिन रूल लगाने के बाद जो आंसर आता है, एक्चुअल आंसर निकालने के लिए आपको उस पहले वाले आंसर को रिवर्स करना पड़ता है। तो मेरा राइट हैंड रूल मुझे यहां पे क्या आंसर दे रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए था? ईस्ट, लेकिन नेगेटिव चार्जेस की वजह से आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? बीटा यानी वेस्ट। सो इस एमसीक्यू में एक और एमसीक्यू हमें पता चला कि अगर इसी एमसीक्यू में
ईस्ट की जगह, अगर इसी एमसीक्यू में नेगेटिव चार्जेस की जगह पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इसी एमसीक्यू में नेगेटिव चार्जेस की जगह पॉजिटिव चार्जेस होते तो आपके इसी एमसीक्यू का आंसर वेस्ट की बजाय क्या हो जाना था, ईस्ट। तो आप देख सकते हैं एक एमसीक्यू से 2-3 एमसीक्यू आपको पता चल रहे हैं। ओरिजिनल एमसीक्यू कि जिसमें नेगेटिव चार्जेस ऊपर से नीचे आते हुए किस तरफ को डिफ्लेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, वेस्ट की तरफ। दूसरा एमसीक्यू आपको क्या पता चला कि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड किससे किसकी तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और तीसरा एमसीक्यू आपको क्या पता चला कि अगर इस एमसीक्यू में, इस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्जेस की बजाय पॉजिटिव चार्जेस आ जाएं तो फिर आपके इस एमसीक्यू का आंसर वेस्ट की बजाय क्या हो जाएगा, ईस्ट। और अगर मैं यहाँ पे एक आखिरी एमसीक्यू बना दूं कि अगर न्यूट्रल पार्टिकल जमीन के एटमॉस्फेयर में या जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हों तो फिर उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो फिर वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव करते रहेंगे अनडिफ्लेक्टेड, उन पे किसी किस्म की कोई डेविएशन नहीं आएगी। होपफुली आज का लेक्चर आपको एमसीक्यू समेत बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जितने भी मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जितने भी आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।